राजस्थान के बाड़मेर में सड़क हादसा पेश आया है। आपको बता दें, बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई है, जिसके नतीजे में बस शोलापोश हो गई है। इस हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य जारी है। कलेक्टर ने एक फर्द की हलाकत की तस्दीक की है। हलाकत की तादाद में इजाफे का अंदेशा कलेक्टर ने जाहिर किया है। ये ट्रेलर और बस के अंदर एक्सीडेंट हुआ सुबह भी, जिसके अंदर घायल जो थे 20-25 व्यक्ति, घायलों को नाटा हॉस्पिटल मल्होत्रा भेज दिया है। आग पे करीब काबू पा लिया। पूरी आग पे काबू पाने के बाद ही पता चल पाएगा अंदर। मुंबई ड्रग्स केस अब एक अलग ही मोड़ ले चुका है, जहां पर नवाब मलिक और फडणवीस के बीच फेस ऑफ देखा जा रहा है। कभी फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसके जवाब में नवाब मलिक सामने आ जाते हैं, और नवाब मलिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में फडणवीस दिखाई देते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के इल्जामात फडणवीस भी नवाब मलिक पर लगा रहे हैं और नवाब मलिक भी फडणवीस पर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक का महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला फडणवीस के इल्जामात पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि फडणवीस के इशारे पर महाराष्ट्र में वसूली हुई है। नवाब मलिक ने नकली नोटों के धंधों से भी फडणवीस के कनेक्शन जुड़े होने की बात कही है। देवेंद्र जी औरों को कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड कलेक्शन के लोग हैं ये। लेकिन देवेंद्र जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सारे अंडरवर्ल्ड के लोग, जो अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड लोग हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमीशन है, सरकारी बोर्ड है, उसका अध्यक्ष क्यों बनाया? कि जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी इसलिए किया जा रहा है, आतंकवाद खत्म होगा, काला धन खत्म होगा। और एक बात मोदी जी ने कही थी कि बड़े पैमाने पे जाली नोट है, उसे खत्म करने के लिए हम नोटबंदी का काम कर रहे हैं। जब नोटबंदी हो गई, पूरे देश में जाली नोट, चाहे पंजाब हो, 2000 के 500 के जाली नोट पकड़े जाने लगे। मध्य प्रदेश में जाली नोट पकड़े जाने लगे, तमिलनाडु में जाली नोट पकड़े जाने लगे। लेकिन आठ अक्टूबर 2017 तक, लगभग 1 साल तक महाराष्ट्र में जाली नोट का एक भी मामला सामने नहीं आया। साथियों, जाली नोट का नेक्सस आईएसआई पाकिस्तान, दाऊद वाया बांग्लादेश, ये पूरी जाली नोट इस देश में फैलाई जाती है। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है, और इसी हवाले से आज दिल्ली में मुज़ाकरात जारी हैं और इस इजलास में कई ममालिक ने शिरकत की है। लेकिन पाकिस्तान और चीन ने इन मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया, इस इजलास में शिरकत नहीं की। आपको बता दें, इजलास में अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, इंतहा पसंदी के फैलाव से खित्ते को दरपेश चैलेंज पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में शरीक विक्टर मखदूम का कहना है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों से हल तलाश करना ज़रूरी है। कज़ाकिस्तान के कौमी सलामती मुशीर का कहना है कि अफगानिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल अबतर है। इंसानी बहरान का सामना अफगानिस्तान को है, इसलिए उसे मदद फराहम करना ज़रूरी है। ईरान के कौमी सलामती मुशीर का कहना है कि अफगानिस्तान में माइग्रेशन और रेफ्यूजीज़ का बहरान है। अफगानिस्तान में तमाम मसाइल का हल ऐसी हुकूमत के क़याम से है जिसमें सभी की नुमाइंदगी हो।
सीएए और एनआरसी के हवाले से जहां हमने देखा कि कई महीनों तक, कई दिनों तक एहतजाज होते रहे, वहीं ये मामला जो है कोर्ट में भी है। आपको बता दें कि सीएए और एनआरसी कानून के हवाले से इस मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जबरदस्त झटका लगा है। यूपी हुकूमत की जानिब से एहतजाजियों के खिलाफ जारी किए गए रिकवरी नोटिस को सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रियासत में एक नया कानून नाफिज हो चुका है, इसलिए ये नोटिस मनसूख माने जाने चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने यह हुक्म दिया है। साथ ही अदालत ने मामले की अगली समाअत 22 नवंबर मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम रिकवरी नोटिस को कालादम करार दे दिया है जो योगी हुकूमत ने CAA और NRC मुखालिफ मुजाहिरीन को भेजे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर मुतासरीन खुश नजर आ रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर, जो कि अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और बयान भी ऐसे कि जो सबको पसंद नहीं आते। आपको बता दें कि इस बार भी प्रज्ञा ठाकुर ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है। भोपाल के रुकने पार्लियामान साध्वी प्रज्ञा ने अब सुबह के वक्त मसाजिद में माइक से होने वाली अजान पर एतराज जताया। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि सुबह के वक्त माइक से होने वाली अजान से न सिर्फ नींद खराब होती है, बल्कि सुबह के वक्त माइक से अजान देने वालों को मरीजों का भी ख्याल नहीं होता है। सुबह का वक्त साधु संतों और भक्तों की तपस्या का वक्त होता है, लेकिन ये लोग अपने अमल से दूसरे की साधना में खलल डालने का काम करते हैं। माइक से अजान को लेकर क्या कहती है साध्वी प्रज्ञा, आइए सुनते हैं। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5 कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है और कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ये ठीक नहीं माना जाता और हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं माना जाता। तो मैं कहती हूं कि किसी में जायज माना जाए, ना जायज माना जाए, क्या हमें उसकी चिंता है? बिल्कुल करते हैं, हिंदू तो करता है, क्योंकि हम सर्वपंथ समभाव की भावना रखते हैं। लोग परिभाषा दे दिए कांग्रेस के समय में, सर्वधर्म समभाव, मेरी एक शुद्ध परिभाषा है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, साध्वी प्रज्ञा का बयान आया है और ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। इससे पहले भी वो कई ऐसे बयान दे चुके हैं जो कम्युनल कहीं ना कहीं नेचर के होते हैं, लेकिन इस बार के उनके बयान को किस तरह से देखा जा रहा है, उस पर क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? मुनज़्ज़म बता दें कि अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल जो है गंगा जमनी तहजीब का शहर है और यहाँ पर सदियों से लोग मिलजुल कर रहते आए हैं। और फिर अजान से, चाहे हम शंख बजने की आवाज़ आए, चाहे वहाँ पे पूजा अर्चना की हो या मस्जिद से अजान की बात हो, यहाँ पे कभी इस बात को लेकर कभी विरोध था ही नहीं, बल्कि ये कहा गया जो है कि जब अजान की आदात आती है या जो मस्जिद के शंख बजते हैं तो इससे लोगों को जो है एक खास तरह की रूहानियत का माहौल मिलता है। हमारे साथ समाजी तंजीमों के जिम्मेदार मौजूद, उनसे जानते हैं साध्वी प्रज्ञा का जो बयान आया है कि मस्जिद से जब अजान होती है माइक से, तो उनसे जो है विघ्न पैदा होता है। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ प्रज्ञा दीदी को कि भोपाल गंगा जमुना तहजीब का एक शहर है और भोपाल का माहौल हमेशा ही गंगा जमुना तहजीब के सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। यहाँ हिंदू भी ईद मनाता है और यहाँ मुस्लिम भाई भी दिवाली मनाते हैं। आप जो बयान देती हैं कि
अजान से और लाउड स्पीकर से विघ्न पैदा होता है। तो मैं कहता हूं कि अगर अजान से लाउड स्पीकर से विघ्न पैदा यहाँ नहीं होता भोपाल के अंदर, ना ही मंदिरों के अंदर जो लाउड स्पीकर संग बजते ना तो उससे कोई विघ्न पैदा होता है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रकार के भोपाल को ऐसे बयान न दें, क्योंकि भोपाल का जो माहौल है बहुत अच्छा माहौल है। आपके बयानों से हमेशा माहौल गर्म हो जाता है भोपाल का। आपके बयान से माहौल, आप साध्वी जी के बयान कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे एक फिल्मी दुनिया की एक्टर हैं प्रियंका चोपड़ा जी, वो जब भोपाल आई थी तो शाम के वक्त में टेरेस के ऊपर छत के ऊपर जाकर बैठती थी और सिर्फ अजान की आवाज़ सुनकर मगन हो जाती थी। और उनका बयान है बाकायदा कि उन्हें इससे सुकून हासिल होता है। तो मैं इस बयान की सख्त मजम्मत करते हुए ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है हमारे भोपाल का माहौल बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एकता के साथ में रहते हैं और गंगा जमुना तहजीब यहाँ की दुनिया में मशहूर है। आप बराए मेहरबानी विकास के ऊपर ध्यान दीजिए और इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, विकास करें। की तरफ ध्यान दिया। आखिर जो है विकास की बातें क्यों नहीं हो रही है? मील के पत्थर उखाड़ कर तरक्की की बात की जा रही है और ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जहाँ पर कभी इस बारे में सोचा नहीं किया भोपाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सदाएं जो गूंजती हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, ये सदाएं सबके लिए बाई से शिफा हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अपने विकास कार्यों को, क्योंकि विकास कार्य तो किए ही नहीं गए तो आवाम को क्या बताएंगे, तो मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के बयानात जारी किए जा रहे हैं ताकि गंगा जमुना तहजीब को कहीं ना कहीं जो है खोखला किया जाए। पर उनके इरादे इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि विकास से भटकाने के वाला, जैसे जो उन्होंने कहा कि विकास से भटकाने के लिए साध्वी जी इस तरह का बयान दे रहे हो। भोपाल की मेंबर पार्लियामेंट है, आपने देखा होगा कि कोरोना हुआ, दूसरी क्या साध्वी जी सेवा करती नजर आई? देखिए, भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी बिल्कुल विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है। कोरोना काल में भोपाल में जहाँ त्राही मची थी, ना तो इनका था पता था, ना कोरोना काल में इन्होंने जनता की सेवा करी है और विकास के तौर पर भोपाल के अंदर कोई इन्होंने विकास नहीं किया है। और ये अजान की जो बात कर रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप ही की पार्टी के लोग, कई लोग ऐसे जो गंगा जमुना तहजीब के लोग मानते हैं, ईद वाले दिन जब ईदगाह मस्जिद पर नमाज होती है तो आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और कई लोग वहां पर शिरकत करते हैं। आप ही एक इकलौती भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नेता है जो उल्टे सीधे बयान देकर भोपाल की गंगा जमुना तहजीब को खराब करने की कोशिश करती है। भोपाल की गंगा जमुना तहजीब को खराब करने की कोशिश यहाँ के लोग मान रहे हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान हो। तमाम लोगों को मानना है कि साध्वी के इस बयान की जितनी भी निंदा, जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। बिल्कुल मेहताब आलम, और ये बात बार बार कही जा रही है कि गंगा जमुनी तहजीब को ठेस पहुंचाए इस तरह के बयानात सियासतदानों को नहीं देने चाहिए। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अमूल अपनी 75वीं सालगिरह। आपको बता दें कि वक्तन फवक्तन अमूल ने अपने पैगामात, इश्तहारात के जरिए लोगों के साथ एक दिलचस्प और अनोखे अंदाज में हमेशा ही पहुंचाए हैं। आइए नजर डालते हैं अमूल की एक सुनहरी कहानी पर। अमूल की सदस्य यूनियंस अपने दूध उत्पादक किसानों को उनके घर पर ही तमाम तरह के पोषक पशु आहार पहुंचाती हैं। इन्हें ये सुविधा नो प्रॉफिट नो लॉस की नीति के आधार पर दी जाती है। अमूल की यूनियंस किसानों को सस्ता हरा चारा उगाने की जानकारी भी देती हैं ताकि दूध उत्पादन की लागत कम हो सके। इसी तरह उन्हें पशुओं को सेहतमंद रखने के बारे में भी समय समय पर जागरूक किया जाता है। इस तरह सदस्य किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से ये बड़ी खबर है। बाड़मेर में बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई जिसमें 8 अफराद हलाक हुए हैं, मुतादिद जख्मी हुए हैं। एसपी ने ये अपडेट बताया। आपको बता दें कि जख्मियों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मजीद हलाकतों में इजाफे का अंदेशा जारी किया जा रहा है। दिल दहलाने वाला वाकया, 8 अफराद की हलाकत हुई है और मुतादिद जख्मी हुए हैं और जख्मियों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इससे पहले भी हम आपको बता रहे थे कि बाड़मेर में बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई है जिसमें ये दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया है जिसमें 8 अफराद हलाक हुए हैं। एसपी ने जानकारी दी है मुतादिद जख्मी हुए हैं जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और मजीद हलाकतों में इजाफे का अंदेशा भी किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे प्रेमधन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, इस हवाले से अभी का अपडेट हमें बताएं।
प्रेम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? प्रेम, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त का क्या कुछ अपडेट है, कितने लोग जख्मी हैं और उनकी कंडीशन कैसी है? देखिए, अपने सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अब तक करीब 8 लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस और प्रशासन ने की है और करीब 23 लोग हैं जो घायल है। लेकिन अभी भी कुछ आंकड़ा इस जो मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो सकती है, करीब 2 से 3 और संभावना है। लेकिन अभी तक की जो पूरी तरीके से जो प्रशासन ने बताया कि 8 लोगों की मौत हुई है, 5 लोगों की जिंदा जलने से मौत हुई है, 3 की इलाज के दौरान उनकी दम तोड़ा है। तो कह सकते हैं इस दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक और बस में जो आग लगी थी, इस आग में 5 लोगों ने जलने से मौत होगी। इसमें सबसे बड़ी बात है ये है कि आग लगने के बाद में शव इतने जल चुके हैं कि उनकी पहचान कर पाना अब पुलिस और प्रशासन के लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज है, क्योंकि अब तक ये चीज निकल के सामने तभी आ पाएगी कि जो परिजन आके पहुंचेंगे कि इस बस में उनका कोई रवाना हुआ था, उसके बाद में चीजें सामने निकल के आ पाएगी कि घायल है वो उनमें से कौन कौन है, जो नहीं होगा उसका बाद में जाके पहचान हो पाएगी। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा अपडेट है कि जो शव है वो पूरी तरीके से जल चुके हैं और उनकी पहचान नहीं हो पाई है। ये बताएं कि ये हादसा किस वजह से पेश आया है प्रेम? देखिए, आमने सामने ट्रेलर और बस के आमने सामने की भिड़ंत थी। अब हादसे की वजह अभी तक की जो स्थानीय लोगों के सुनने में आ रहा है उसमें ओवरटेक सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक इस चीज की पुष्टि नहीं हो पा रही है, क्योंकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद में ही सामने आ पाएगा कि आखिर हादसे की वजह क्या रही है। क्योंकि हादसा इतना भीषण था कि हादसे के तुरंत बाद में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तो ये कह सकते हैं कि स्पीड के साथ में ये और स्पीड के कारण ये हादसा हुआ और हादसे के बाद में इस तरीके का आग जमीन से बस और ट्रेलर जल करके खाक हो गया और उसके अंदर सवार जो थे 5 जिंदगियां की जिंदा जलने से मौत होगी और 3 की इलाज के दौरान मौत हुई है। अभी तक की जो आंकड़े ये है, इसमें मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि 2 लोगों की स्थानीय लोगों की ओर से कि भी 2 लोगों की और मौत होने की भी सूचना आ रही है। लेकिन अभी शव को जो बस के अंदर है उनको खंगाला जा रहा है कि और कितने लोगों के शव और बरामद होते हैं। जी बिल्कुल, काफी दर्दनाक हादसा और बहुत तेजी से यह हादसा हुआ है, क्योंकि बस में सवार मुसाफिर जो है उनको मौका भी नहीं मिला कि वो बस से उतर सके या बस से निकल सके। आग लग गई और बस को अपनी लपेट में ले लिया। प्रेम, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। दिल्ली में हनूज एयर क्वालिटी ख़राब है। आपको बता दें कि दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें कम होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। जिनको सांस में तकलीफ़ है उनके लिए मज़ीद मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 है, जिसका मतलब ये है कि दिल्ली में हवा अभी भी खराब है और घुटन भरी है। फजाई आलूदगी के सबब लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। खुसूसन बुजुर्गों, संगीन तौर पर बीमार और बच्चों को मोहतात रहने की जरूरत है। उपासना के पर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और आज डूबते सूरज की पूजा की जाएगी, सूर्य की उपासना की जाएगी। आस्था का ये पर्व है और यमुना का महत्व ऐसे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो छठ व्रती होते हैं वो यमुना में डुबकी लगाकर अपनी पूजा करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं। और इस वक्त हम कालिंदी कुंज के घाट पर खड़े हुए हैं, जहां आप यमुना की तस्वीर देख रहे होंगे, जहां पानी ना के बराबर है और सिर्फ अमोनिया के झाग ही झाग नजर आ रहे हैं। जहरीला ये पूरा पानी है, लेकिन मजबूरी ये है दिल्ली वालों के पास कि यमुना नदी के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस जहरीले पानी के अंदर ही डुबकी लगाकर उन्हें सूर्य की उपासना करनी पड़ती है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो पूरा सफेद झाग से ये पूरा पटा पड़ा है, झाग ही झाग यहाँ सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो छठ व्रती हैं, जिन्हें पूजा करनी है, वो खुद अपने घाट यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि उन्होंने 800 के करीब घाट बनाए हैं, लेकिन तैयारी अगर आप यहाँ पर देखें तो ना के बराबर है। जो प्रदूषण है, जो पोल्यूशन है, वो भी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। और विडंबना ये है कि जो छठ व्रती हैं उन लोगों को इसी जहरीले झाग भरे पानी में पूजा करनी पड़ती है। हवा के साथ साथ दिल्ली का पानी भी जहरीला हो चुका है। दिल्ली के लोगों को एयर पोल्यूशन के साथ साथ वाटर पोल्यूशन का भी सामना है। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।